हेलो एवरीवन। तो इस वाले वीडियो में हम 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे जिसके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 59 तक। तो इस वाले वीडियो में 51 से लेके 59 तक हम कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51। ओके, सो हियर दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो 51 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले उसको समझते हैं, उससे हम ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, फिर हम सॉल्यूशन के ऊपर आएंगे। आई मीन टू से कि हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वहां से हम क्या क्या उसके बारे में बता सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो इसने बोला कोई फंक्शन था जिसकी डोमेन थी -1 से लेके 3 और रेंज थी रियल लाइन। ओके, दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, देन एफ इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है ऑन -3 to 3। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि इस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं और उसका मोड लेते हैं देन दैट थिंग इज लेस देन 3/2। ओके, दैट थिंग इज लेस देन 3/2 फॉर ऑल एक्स, की एक्स जब भी इस फंक्शन के अपने डोमेन में होगा तो उसका डेरिवेटिव हम जब भी ले रहे होंगे तो उसका मोड लेस देन 3/2 है। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू दी ए और बी, अगर हम इसको डोमेन को लेते हैं फ्रॉम ए टू बी। ओके, और रेंज रियल लाइन। तो इसने बोला कि फंक्शन की जो ए पॉइंट था यहाँ पे जो -1 है वहां पे वैल्यू है 1 और 3 जो बी पॉइंट था वहां पे है 7। तो जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे डोमेन डिफाइन की, रेंज डिफाइन की, फंक्शन के बारे में कुछ कंडीशंस गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो ऐसा कुछ भी देख के हमारे दिमाग में दो चीजें आती हैं, एक होती है एलएमवीटी और एक होती है रोल्स थ्योरम। अब थिंग इज रोल्स थ्योरम में हमारे पास एक और कंडीशन होती थी कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, बट यहाँ पे एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। सो एलएमवीटी के ऊपर आते हैं। ओके, उसके बाद इसने पूछा क्या, एफ ऑफ 1। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। अभी इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके हम पता लग पाए कि हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एलएमवीटी, क्योंकि हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दे रखा था और डेरिवेटिव के ऊपर कुछ बात कह रखी है और हमें फंक्शन की वैल्यू बतानी है। ग्रेट। सो हियर इज द सॉल्यूशन, कि मैंने सॉल्यूशन के कैसे किया, कैसे इसको अप्रोच किया, उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में गिवन कंडीशन लिख दी कि फंक्शन की डोमेन क्या थी, रेंज क्या थी। उसके बाद जो कंडीशन गिवन थी कि उसका डेरिवेटिव का मोड इज लेस देन इक्वल टू 3/2। ग्रेट। देन एफ ऑफ -1 इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ 3 इक्वल टू 7। बात करते हैं, हमें एफ ऑफ 1 निकालना है। तो अगर हम नंबर लाइन पे इन पॉइंट्स को देखते हैं तो एफ ऑफ 1 मतलब अगर नंबर लाइन पे बात कर रहे हैं तो -1 यहाँ पे रहा होगा, उसके बाद कहीं पे 1 आया होगा, उसके बाद 3 आया होगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स हैं तो -1 से राइट साइड में होंगे 1 और 3। ओके, उसके बाद इसने बोला कि फंक्शन की वैल्यू है, तो फंक्शन की वैल्यू देखो पॉजिटिव है। ओके, इधर भी पॉजिटिव है, 3 पे भी 1 पे भी। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे भी पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव भी आ सकती है, बस यहाँ पे सोल्व करने के लिए मैंने अज्यूम कर रखा है। सो दैट मैंने यहाँ पे डिनोट कर रखा है कि एफ ऑफ 1 हो सकता था, एफ ऑफ 1 इस नंबर लाइन के नीचे बिलो करे, बिलो लाई करे। ठीक है, कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैंने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे डाल दिया। ओके, तो उसके बाद इसने एफ ऑफ -1 दे रखा था कि एफ ऑफ -1 कुछ यहाँ पे रहा होगा। उसके बाद एफ ऑफ 3 दे रखा था, एफ ऑफ 3 कुछ यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, तो मैंने अज्यूम किया कि 1 के ऊपर इसकी फंक्शन की वैल्यू कुछ यहाँ पे थी। ओके, तो अगर मैं एफ ऑफ 1 को फाइंड आउट करना है तो हम एलएमवीटी की स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं कि अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हम कोई एक पॉइंट ढूंढ पाते हैं जहां पे उसका डेरिवेटिव क्या होता था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे b को 1 लेता हूँ, a को -1 लेता हूँ, इन दैट केस f डैश c1, दैट इज c1 इज बिलोंगिंग फ्रॉम -1 to 1। ओके, -1 और 1 के बीच में कहीं पे हमें c1 मिलेगा, सच दैट उसका डेरिवेटिव हम एलएमवीटी से निकाल रहे हैं। तो इट विल बी कमिंग लाइक f डैश c1 दैट विल बी f ऑफ 1 माइनस f ऑफ -1, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस -1। ओके, तो इसको जैसे ही हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास कंडीशन सोल्व होकर आती है कि -1 प्लस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिखा? नहीं, सही है। ठीक है, मैंने वैल्यूज पुट कर दी है यहाँ पे, तो उसको सोल्व करके कुछ ही आया मेरे पास। तो ये इसको मैंने स्टेटमेंट नंबर 1 नाम दे दिया। ओके, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और नया C2 ले रहा हूँ, कहाँ पे 1 और 3 के बीच में। अब C2 के ऊपर भी डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। ठीक है, दोबारा से एलएमवीटी। ओके, so f dash c2 will be f of 3 minus f of 1 divided by 3 minus 1। तो f of 3 से अपने पास 7 minus f of 1 divided by 2, इसको मैंने 2 दाम दे दिया। ठीक है, तो मेरे पास दो कंडीशन आ गई, दो बार एलएमवीटी लगाया हमने उसके बाद। ओके, उसके बाद गिवन कंडीशन क्या थी हमारे पास, गिवन कंडीशन थी कि अगर फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं और उसका मोड लेते हैं वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 3/2 होगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन थी, एक f डैश c1 एक f डैश c2। तो अगर हम इन दोनों को इस कंडीशन के अंदर लेके आते हैं, ठीक है, इसका मतलब अगर 1 पे जो हमें कंडीशन मिली थी एफ ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2
इसका मोड लेस देन इक्वल टू 3/2 इस कंडीशन के अंदर लेके आए, तो यहाँ पे हमारे पास f ऑफ 1 की रेंज आ गई कि 10 से छोटा होगा और 4 से बड़ा होगा। ठीक है, इस कंडीशन को मैंने सोल्व किया है, तुम कर लेना इसको। तो इसको जैसे सोल्व किया तो f ऑफ 1 की एक रेंज आ गई हमारे पास। उसके बाद जब हमने सेकंड कंडीशन के ऊपर काम किया, जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास आई थी उसको भी इसी कंडीशन के अंडर लेके आए, इसका मोड लेस देन इक्वल टू 3/2। तो इसको सोल्व किया तो हमारे पास f ऑफ 1 की एक और रेंज आ गई कि -2 से लेके 4 तक होगा। अब इन दोनों से कॉमन निकालते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 1 इक्वल टू 4। ठीक है, f ऑफ 1 की तो एक ही वैल्यू हो सकती है। अब f ऑफ 1 को बोल रहा है कि इसकी रेंज यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर आ रही है 10 और 4 के बीच में, यहाँ पे आ रही थी -2 और 4 के बीच में। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, 4, सो f ऑफ 1 विल बी 4। ओके, सो f ऑफ 1 इक्वल टू 4। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं किया, इसमें बस 2 बार LMVT लगाया और डेरिवेटिव की जो कंडीशन दे रखी थी उसको सेटिस्फाई करवा दिया। ठीक है, चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 में क्या कहा कि हमें कोई अल्फा एक रियल कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, कोई रियल नंबर है अल्फा, इसके बारे में बताना कि अल्फा क्या होगा सच दैट, कंडीशन गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 125। ठीक है, इस सीरीज को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई एक टर्म ऐसी आएगी जिसका x की पावर 125 होगा। उसमें इसने बोला कि जो अल्फा है, सॉरी, अल्फा फाइंड आउट करना है सच दैट इसमें x की पावर 125 का जो कोफिशिएंट आ रहा होगा वो है 28/124 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहले तो हमें इसको समहाउ एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि x की पावर 125 ये कैसे आएगा, कैसे आ सकता है। देखो यहाँ पे एक बार x था और यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे e की पावर x है। तो अगर हम e की पावर x को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता था, 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो जब हम e की पावर x को एक्सपेंड कर रहे होंगे उसके साथ ये चीज मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे कोई टर्म आएगी e की पावर 125 डिवाइडेड बाय 125 का फैक्टोरियल इनटू x। तो वहां पे तो x की पावर 126 हो जाएगी। तो उससे पीछे वाली टर्म पे आते हैं, तो वहां पे क्या होगा, x की पावर 124 डिवाइडेड बाय 124 का फैक्टोरियल इनटू x। और जो x की पावर इसके टर्म में e की पावर x के एक्सपेंशन में x की पावर 125 आएगा, उसके साथ अगर हम अल्फा क्यूब को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे सेम रहेगा। तो बेसिकली दो कोफिशिएंट्स होंगे जिनका सम करेंगे तो वो x की पावर 125 का कोफिशिएंट देगा। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर आता है। ओके, सो हियर इज द सॉल्यूशन। इसने क्या बोला, फंक्शन दे रखा था x प्लस अल्फा रेज टू पावर 3 e टू द पावर x। ठीक है, ये कंडीशन थी कि x की पावर 125 का कोफिशिएंट होगा, वो है 28/124 फैक्टोरियल। तो e की पावर x का मैंने यहाँ पे एक्सपेंशन लिखा, इसको यहाँ पे एक्सपेंड किया, तो जैसे एक्सपेंड किया तो यहाँ पे क्या होगा, जब x को हम x की पावर 125 वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 125, ये मैंने 25 लिख रखा है सॉरी, तो यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है, यहाँ पे सॉल्यूशन में यहाँ पे 125 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 125 आएगा। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है यहाँ पे। तो जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे होंगे तो हमारे पास एक टर्म आई होगी x की पावर 124 डिवाइडेड बाय 124 का फैक्टोरियल। तो उसको जब हम x से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो बन क्या होगा, x की पावर 125, जो यहाँ पे 25 है वहां पे 125 आएगा, डिवाइडेड बाय 124 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंशन में जो अगली टर्म होगी वहां पे था x की पावर 125 डिवाइडेड बाय 125 का फैक्टोरियल। उसको जब x की अल्फा रेज टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर सेम रहेगी 125। ठीक है, यहाँ पे भी 125 है। सो बेसिकली जब हम यहाँ से x की पावर 125 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1/124 का फैक्टोरियल प्लस अल्फा क्यूब बाय 125 का फैक्टोरियल। ठीक है, सो जो अंदर बच रहा था ब्रैकेट के अंदर, जो यहाँ पे 1/124 का फैक्टोरियल प्लस अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय 125 का फैक्टोरियल, that thing is given to be 28/124 फैक्टोरियल। ठीक है, तो उसको इक्वेट करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसको इक्वेट किया है 1/124 का फैक्टोरियल प्लस अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय 125 का फैक्टोरियल, दैट इक्वल टू 28/124 का फैक्टोरियल। जैसे इसको सोल्व करेंगे हम तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आएगी 15। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें बस एक्सपेंड करना था टर्म्स को, फिर कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना था। ओके, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ग्रेट, सो क्वेश्चन नंबर 53। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। इसने बोला कि कोई मैट्रिक्स है मेरे पास M सच दैट दिस इज द मैट्रिक्स M, देन
P भी है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। P नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले तो क्वेश्चन को आगे नहीं पढ़ते, यहाँ पे नॉन सिंगुलर कहने का मतलब क्या है? जब कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है तो इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इसने लिखा सच दैट P इनवर्स MP इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। उसने बोला M कोई मैट्रिक्स थी, उसके बाद P को एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सच दैट P इनवर्स MP दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स देन द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, तो इसके ऊपर बात करते हैं कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो आइगन वैल्यू का थोड़ा रोल आएगा, ठीक है। कैसे अगर ट्रेस को आइगन वैल्यू से कैसे इक्वेट करते हैं? सो बेसिकली ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू समेशन ऑफ द आइगन वैल्यूज, ठीक है। आई गेस ये बात सभी को पता होगी। एक बात ये कि अगर हमारे पास एम मैट्रिक्स थी, उसके कोई आइगन वैल्यूज थी लाइक लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3, यहाँ पे 3 आएंगी, ठीक है। तो अगर मेरे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 थी, ठीक है, तो एम के क्यूब का या फिर एम की पावर 4 का हमेशा जो हम लेते हैं तो वो क्या बनेंगे आइगन वैल्यूज? लैम्डा 1 का क्यूब, लैम्डा 2 का क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे जो याद रखनी है वो ये है कि अगर मेरे पास एम मैट्रिक्स और पी मैट्रिक्स सेम टाइप की है, ठीक है, सच दैट इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो एम मैट्रिक्स होगी और जो पी इनवर्स एम पी मैट्रिक्स बनेगी, दो मैट्रिक्स है यहाँ पे, एक एम मैट्रिक्स है, एक पी इनवर्स एम पी मैट्रिक्स है, इन दोनों की आइगन वैल्यूज सेम होंगी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना था। दूसरा था कि अगर मेरे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है, तो उसकी आइगन वैल्यूज जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही होते हैं। तो यहाँ पे दो बातें याद रखनी थी, एम और पी इनवर्स एम पी की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो सेम होंगी, और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए उसके डायगोनल एंट्रीज ही उसकी आइगन वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। सो हियर इज द सॉल्यूशन। मैंने लिखा है कि सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ए और पी मेरे पास दो मैट्रिक्स थी जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी जिनका टाइप सेम था। देन पी इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, पी इन्वर्टिबल है इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देन ए एंड पी इनवर्स ए पी हैव सेम आइगन वैल्यूज, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद एम मैट्रिक्स थी, मैंने इसकी आइगन वैल्यूज निकाली, ठीक है, तो इसकी सी आई लिखी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन सी ई आएगा, मैंने सी आई लिख दिया गलती से। तो ऑन सोल्विंग दिस विल बी गेटिंग लैम्डा इक्वल टू 1 to 5, ओके। तो यहाँ पे तीन आइगन वैल्यूज आ गई, तीनों डिस्टिंक्ट हो गई। तो इसका मतलब हमारे पास अभी मैंने जो ऊपर कंडीशन लिखी कि ए और पी इनवर्स ए पी इन दोनों की सेम आइगन वैल्यूज होंगी, तो इसका मतलब एम की जो आइगन वैल्यूज हैं वही पी इनवर्स एम पी की होंगी, ठीक है। और इसने बोला था कि इसने क्वेश्चन में गिवन है ना, यहाँ पे क्या गिवन है, पी इनवर्स एम पी इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ओके, तो इसका यूज करते हैं। तो पी इनवर्स एम पी इज डायगोनल मैट्रिक्स से इसको मैंने डी नाम दे दिया, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर इट्स डायगोनल एंट्रीज, ओके। तो जो हमारे पास पी इनवर्स एमपी मैट्रिक्स बनेगी वो समथिंग लाइक 1 0 0 0 2 0 0 0 5, क्योंकि आइगन वैल्यूज सेम रहेंगी। सो दिस इज डी, डायगोनल मैट्रिक्स है, hence आइगन वैल्यूज ऑफ पी इनवर्स एम क्यूब पी इक्वल टू आइगन वैल्यूज ऑफ डी क्यूब। अगर ये डी था तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होगी, 1 8 एंड 1 to 5, ओके। हर टर्म का हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा क्यूब होती थी ना, तो यहाँ पे 1 क्यूब 2 क्यूब 5 क्यूब, दैट इज 1 8 एंड 125। सो ट्रेस विल बी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 5 क्यूब दैट इक्वल टू 134, ओके। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज की हमने। एक तो प्रॉपर्टी ये यूज की कि अगर सेम टाइप की मैट्रिक्स होती है और यहाँ पे ये कंडीशन होती है तो इन दोनों की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो सेम होंगी। उसके बाद हमने बोला कि डायगोनल मैट्रिक्स जो भी होती है उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो उसकी डायगोनल एंट्रीज ही होती है, ठीक है। सो उसका यूज किया हमने यहाँ पे, वी आर गेटिंग 134, ओके। सो इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, इसको देख के हम क्या समझ सकते हैं। सो 54 में हमें क्या बोला गया कि P कोई मैट्रिक्स है 3x3 की, उसके कुछ रूट्स दे रखे हैं, दैट इज आइगन वैल्यूज दे रखी है, लैम्डा 1 इक्वल टू -2/3, लैम्डा 2 इक्वल टू 0 एंड लैम्डा 3 इक्वल टू 1। उसके बाद इसने डिफाइन किया Q। अब Q को कैसे डिफाइन किया, 3p³ माइनस पी स्क्वेयर माइनस पी प्लस i3, ओके। और R एक और टर्म डिफाइन की, दैट इज 3p³ माइनस 2p, ओके। उसके बाद इसने अल्फा को क्या डिनोट किया, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ Q, ठीक है। अब Q हमारे पास कुछ सोलो की मैट्रिक्स आएगी, उसका कुछ डिटर्मिनेंट होगा, उसको इसने नाम बोल दिया अल्फा,
ठीक है। उसके बाद इसने बी बोला, बी क्या है, ट्रेस ऑफ आर, कि आर एक मैट्रिक्स बनेगी, इसका जो ट्रेस होगा वो बीटा हो गया। हमें बताना है अल्फा प्लस बीटा। तो इस क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, एक बार सोचते हैं कि इसमें क्या गिवन है, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है। तो इसने आइगन वैल्यूज दी। सो थिंग इज, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका यूज होना है, ठीक है। अब उसको हम किस वे में यूज कर पाते हैं, किस वे में एनालाइज कर पाते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद इसने जो दो टर्म दी क्यू और आर, इन तीनों में क्या देख पा रहे हैं हम, 3p³ माइनस पी स्क्वेयर माइनस पी प्लस आई, एंड यहाँ पे 3p³ माइनस 2p। सो समथिंग लाइक कैले हैमिल्टन इक्वेशन। कैले हैमिल्टन थ्योरम जो थी वो क्या कहती थी, वो बोलती थी कि कोई भी इक्वेशन या फिर कोई भी मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर मेरे पास इसके रूट्स हैं 3, तो इनका यूज करते हुए हम इसके सी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद कैले हैमिल्टन ने बोला था कि अगर मेरे पास कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो उसकी जो मैट्रिक्स थी, जिस मैट्रिक्स से हमने उसको जनरेट किया, वो मैट्रिक्स भी उसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो 3 रूट है, तो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, तो p³, ठीक है, थोड़ा उससे एनालाइज कर पाए कि हाँ यहाँ पे कुछ कैले हैमिल्टन लगेगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, उसमें p को रिप्लेस करेंगे, कुछ बनेगा उससे, ठीक है। तो उसके ऊपर बात करते हैं कैसे सोल्व करते हैं। चलो, ओके। सो हियर इज द सॉल्यूशन। मैंने क्वेश्चन भी लिखा है यहाँ पे कि λ1 ये था, λ2 ये था, ये क्यू एंड आर डिफाइन कर दिया मैंने। तो कैले हमिल्टन लगाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी, दैट इज λ प्लस 2/3 λ माइनस 0 λ माइनस 1 दैट इक्वल टू 0। ऑन सोल्विंग दिस आई एम गेटिंग 3λ³ माइनस λ² माइनस 2λ इक्वल टू 0। अब लैम्डा की जगह पे हम p को रिप्लेस कर सकते हैं, कैले हैमिल्टन ने बोला था ये चीज, ठीक है। तो 3p³ माइनस p² माइनस 2p इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जो p मैट्रिक्स के अंदर है, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब q को इसने बोला था 3p³ माइनस p² माइनस p प्लस i3। ओके, अब इसको हमें समहाउ सब्सटीट्यूट करना है या फिर कुछ वे में इसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, इसको सम वे में अरेंज करना है कि हम इस टर्म का यूज कर पाए, कि अगर हम इसको इस फॉर्म में अरेंज कर पाते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी टर्म बने, तो इस टर्म का हमें सॉल्यूशन पता है कि ये टर्म इक्वल टू 0 होगी। तो इसको रिप्लेस करना स्टार्ट करते हैं। तो 3p³ यहाँ पे भी है, p² यहाँ पे भी है, माइनस 2p यहाँ पे एक बार p है। तो इसको मैंने क्या लिखा, पहले ये वाली पूरी टर्म लिखी प्लस p, तो जैसे प्लस p किया तो क्या हो गया, माइनस p बन गया, प्लस i3, ठीक है। इस टर्म में मैं प्लस p और प्लस i3 कर देता हूं तो q बन जाता है। अब दिस टर्म इज 0, सो q इक्वल टू p प्लस i, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा। ये हमारे पास q था, हमने कैले हैमिल्टन लगा के एक यहाँ पे इक्वेशन जनरेट की, उस इक्वेशन का हमें पता था दैट इक्वल टू 0। उसके बाद हमने इसको रिप्लेस करते हुए q को हमने यहाँ पे कुछ प्रूव कर दिया कि p प्लस आई होगा q, ठीक है। अब हम r के ऊपर आते हैं कि r को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो r था हमारे पास 3p³ माइनस 2p, तो उसको भी मैंने रिप्लेस किया, ये वाली टर्म लिखी प्लस p², ठीक है। इस पूरी टर्म में से ये वाली टर्म नहीं थी, तो इसको हम ऐड कर देते हैं, तो इसको ऐड किया तो ये चीज हो गई। अब ये चीज क्या हो गई, 0 इस इक्वेशन से, सो r विल बी p², ठीक है। तो हमें q और r के बारे में पता चल गया p की टर्म्स में, ठीक है, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब इसने क्या बोला, p और q या फिर अल्फा बीटा क्या था, अल्फा क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ q, एंड बीटा क्या है ट्रेस ऑफ r। तो अगर हमें इन दोनों की आइगन वैल्यूज मिल जाती है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो ट्रेस क्या होता है, समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज। तो इसके ऊपर बात करते हैं हम। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज दैट इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो क्या क्या है, p प्लस आई है, ठीक है। यहाँ पे q की वैल्यू कितनी है, p प्लस आई। तो p की आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगी, p की आइगन वैल्यूज हमें गिवन थी, -2/3 0 और 1, और दूसरी टर्म यहाँ पे है i की वैल्यू होती है 1 1 1, ओके, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी 1 1 1। सो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या हो गया, -2/3 प्लस आई वाली आइगन वैल्यू, ठीक है, इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट इक्वल टू 2/3 दैट इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज का थोड़ा सा रोल हमने यहाँ पे यूज किया, या फिर थोड़ा सा क्या पूरा यूज किया है, कि पी और आई के आइगन वैल्यूज हमने ली, उनको यहाँ पे समेशन किया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ q दैट इक्वल टू 2/3 दैट इक्वल टू अल्फा। उसके बाद हम बात करते हैं r के ऊपर, तो ट्रेस ऑफ p², तो समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ p²। p की आइगन वैल्यूज अगर मेरे पास अल्फा बीटा गामा थी, तो p² की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। सो 4/9 प्लस 0 प्लस 1
-2/3 था, तो उसका स्क्वायर किया, तो 4/9 प्लस 0 प्लस 1। सोल्विंग दिस वी आर गेटिंग बीटा इक्वल टू 13/9। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की हमें वैल्यूज निकाल ली यहाँ पे। अब इन दोनों को सम करना है। ठीक है, हमें पूछा है ना अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, तो इनको बस सम कर देना है। मैंने यहाँ पे किया नहीं, तो इसको सम कर लेंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 54। आई गेस समझ में आया होगा। अब आते हैं 55 के ऊपर। ठीक है, तो 55 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो 55 क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया? हमें बोला गया कि एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, दो रैंडम वेरिएबल दोनों इंडिपेंडेंट है। उसके बाद इसने बोला कि इन दोनों का एमजीएफ दे रखा है। तो एम एक्स टी दैट इज एक्स के लिए जो एमजीएफ है वो है 8 प्लस ई रेज टू द पावर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 81। ओके, एम वाई टी इक्वल टू 1 प्लस 3 ई रेज टू द पावर टी एंड द होल रेज टू पावर 3 बाई 64। ठीक है, बेसिकली दो एमएक्सटी दे रखे हैं। हमें पूछा कि प्रोबेबिलिटी बताओ सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, या फिर इस क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो अगर हम इस 81 को किसी का स्क्वायर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? 9 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे? 9 लिख देंगे, उसका स्क्वायर लिखेंगे। सो बेसिकली इस ब्रैकेट को पूरा कर देंगे, तो 8 प्लस ई रेज टू द पावर टी डिवाइडेड बाय 9 होल स्क्वायर। ओके, अब 9 को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सॉरी। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बनेगा 8/9 प्लस ई रेज टू द पावर टी डिवाइडेड बाय 9 रेज टू द पावर 2। ठीक है, ऐसे ही इसमें करेंगे तो 64 का क्यूब लिखेंगे। 64 किसका क्यूब लिख सकते हैं? 4 का। ठीक है, तो 4 का क्यूब लिखेंगे। तो जब इसको 4 के क्यूब में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? 1/4 प्लस 3/4 ई रेज टू द पावर टी होल रेज टू द पावर 3। सो बेसिकली क्या बन गया? किसका एमजीएफ बन गया? बाइनोमियल का एमजीएफ हमारे पास क्या होता है? बाइनोमियल का एमजीएफ क्या होता था? q प्लस पी ई रेज टू द पावर टी होल स्क्वायर रेज टू द पावर n। सो बेसिकली 8/9 प्लस e रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 1/9। ओके, रेज टू द पावर 2। तो ये बाइनोमियल का बन गया। सिमिलरली ये भी बाइनोमियल का बन गया। अब क्या बोला था कि दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इतना हमें पता चल गया क्वेश्चन को पढ़ती। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। सो 55 हमारे पास ये था कि यहाँ पे एमएक्सटी को मैंने ब्रेक किया, तो जैसे इसको ब्रेक करते हैं तो ये इसको देख के हम समझ गए कि किसका हो गया? बाइनोमियल का। ऐसे ही वाई भी बाइनोमियल क्या हो गया? सच दैट इसके पैरामीटर क्या होंगे? इसके पैरामीटर होगा 2, 1/9, इसका होगा 3, 3/4। उसके बाद इसने बोला कि दोनों इंडिपेंडेंट थे, गिवन थी ये कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखी, क्वेश्चन में लिखी हुई है कि दोनों रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट थे। ओके, फिर इसने बोला कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, कि दो एक्स और वाई का दोनों का समेशन इक्वल टू 1 होना चाहिए। दैट मीन्स या तो एक 1 होगा, मतलब अब देखो बाइनोमियल की रेंज क्या होती थी? वो कहां से कहां तक जाता था? 0 से लेके n तक। ठीक है, तो उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब ये भी 0 हो सकता था, ये भी 0 हो सकता है। वो पॉसिबल केस है नहीं, क्योंकि दोनों का समेशन 1 नहीं होगा यहाँ पे। तो क्या हो सकता है? दोनों 1 भी नहीं हो सकते। अगर 1 हो गए तो समेशन 2 हो जाएगा, सॉरी। तो इसका मतलब एक को 0 होना पड़ेगा, एक को 1 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबल केस बनेंगे। एक पॉसिबल केस ये होगा x, y विल बी 1, 0। एक होगा 0, 1। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट थे, तो इनका जॉइंट क्या होगा? मार्जिनल का मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 डॉट प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 डॉट प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1। ठीक है, बेसिकली जॉइंट प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे लिखनी थी, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट है, गिवन कंडीशन थी, तो इनको हम मार्जिनल की फॉर्म में लिख सकते थे। फिर हम इनको देखो बाइनोमियल के पैरामीटर दे रखे हैं। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 यहाँ पे लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 0 लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखेंगे, और सोल्व करेंगे तो वी विल बी गेटिंग समथिंग 0.114। ओके, मैंने इसको एक्सपेंड नहीं किया यहाँ पे। इसका आंसर कुछ ही आएगा, बस सोल्व इस फॉर्म में करेंगे, बाकी यहाँ पे फॉर्मूलाज पुट करने हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 55। चलो अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है, 56 को देखते हैं। 56 में क्या बोला कि x अपने पास एक रैंडम वेरिएबल है जो फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0, 10 को। ओके, कोई रैंडम वेरिएबल था 0, 10 को फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसने y डिफाइन किया, y इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। सो बेसिकली अगर हम इतनी चीज को देखते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ x, तो ये क्या होता है? अगर हम फ्रैक्शनल फंक्शन की बात करें तो फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता था? किसी भी फंक्शन में से उससे जस्ट छोटा नंबर, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शनल फंक्शन बनता था।
अब फ्रैक्शनल फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से लेके 1 तक मैक्सिमम, ठीक है, 1 भी नहीं होता बेसिकली, लेकिन हम ले लेते हैं ओपन इंटरवल 1, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा ये। सो बेसिकली y विल बी फॉलोइंग यूनिफॉर्म 0,1, ठीक है। अब इसने बोला था कि प्रोबेबिलिटी बताओ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0.25, सो बेसिकली वी विल बी इंटीग्रेटिंग 0.125 टू 1 dy। ओके, हमें बस यहाँ पे ये पता करना था कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन हमारे पास वो होता है फ्रैक्शनल फंक्शन, जिसकी मतलब जो डोमेन होती है या फिर रेंज, सॉरी, वो क्या होती है 0 से लेके 1 तक। तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। सो हियर इज द सॉल्यूशन कि इस फंक्शन को हम बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता था, यूनिफॉर्म 0 to 1, प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन 0.25, दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग 0.25 to 1 dx, ठीक है। यहाँ पे सॉरी dy आना चाहिए, मैंने x लिखा, मतलब समझ गए, मतलब डमी वेरिएबल है। ओके, सो दैट विल बी गिविंग अस 0.75। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, बस फंक्शन को पहचानना था कि फंक्शन कौन सा होता है और वो कहाँ से कहाँ तक जाता था, बस उसके ऊपर काम किया, सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो एग्जाम में काफी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, जिनमें ना कुछ सोचना ना कुछ करना, बस अप्लाई कर देना है बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक मैथ्स, बेसिक स्टैट्स। ओके, तो अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं अभी। 57, ठीक है, काफी बड़ा सा लिख रखा है, चलो देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। इसने बोला कि हमारे पास कोई कंप्यूटर लैब थी जिसमें 2 प्रिंटर थे। ओके, प्रिंटर 1 था, वो हैंडल कर रहा था 40% ऑफ जॉब, एंड 2 था, वो हैंडल कर रहा था 60%। फॉर ए टिपिकल प्रिंटर, जो प्रिंटर 1 फॉलोज नॉर्मल 10, ठीक है। प्रिंटर 1 के बारे में बोला कि वो नॉर्मल 10,4 को फॉलो कर रहा था, और प्रिंटर 2 था वो हमें यूनिफॉर्म को फॉलो कर रहा था। उसके बाद इसने बोला कि रैंडमली सिलेक्टेड प्रिंटिंग फाउंड टू हैव कंप्लीटेड इन टाइम लेस देन 10 मिनट, ठीक है। ओके, तो इसने बोला कि हमने, हमारे पास 2 कंप्यूटर थे, मैं इसको समझा देता हूँ कहना क्या चाह रहा है। 2 कंप्यूटर हमारे पास, एक कंप्यूटर ये था, एक कंप्यूटर ये था। उसके बाद इसने बोला कि कंप्यूटर 1 था, ये 40% जॉब हैंडल कर रहा था, 2 था, ये 60% जॉब हैंडल कर रहा था, ग्रेट। उसके बाद इसने बोला कि जो प्रिंटर 1 था ये नॉर्मल को फॉलो कर रहा है 10,4 को, प्रिंटर 2 था वो यूनिफॉर्म 1,21 को फॉलो कर रहा था। उसके बाद इसने बोला कि हमें कोई जॉब असाइन हुई थी जिसको हमने पूरा करने में लेस देन 10 मिनट लगाए, ठीक है। तो हमें बताना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो काम हुआ वो प्रिंटर 2 से हुआ, 1 से नहीं, 2 से हुआ। सो बेसिकली इसको देखा जाए तो क्या हो रहा है, बेस थ्योरम का काम है यहाँ पे, ठीक है। किस फॉर्म में यूज करेंगे उसको देखते हैं। मतलब बेसिकली एक इवेंट थी जो 2 फॉर्म में हो सकती थी, इसने उस इवेंट के बारे में बता दिया कि लेस देन 10 था, हमें बताना है कि ये 2 से हुआ, तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। 2 से होने का मतलब वो होता है ना कि प्रोबेबिलिटी ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, तो ए का मतलब 2 और यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी। सो बेस थ्योरम लगेगा यहाँ पे। तो वर्किंग के ऊपर आते हैं या फिर सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। ओके, सो हियर इज द सॉल्यूशन। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, इसने बोला कि P1 था वो 40%, P2 था 60%, मतलब P1 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी 40%, P2 की होगी 60%। अब T1 जो P1 के थ्रू जो टाइम कैलकुलेट हो रहा होगा वो नॉर्मल को फॉलो करेगा, गिवन था, और T2 जो P2 के थ्रू होगा वो यूनिफॉर्म को फॉलो करेगा। अब प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड क्या होगी कि हमें P2 से बताना था, तो प्रोबेबिलिटी P2 गिवन T2 इज लेस देन 10, ठीक है। मतलब गिवन कंडीशन होगी ना कि P2 सिलेक्ट हुआ और ये टाइम इतना लगा। अब नीचे क्या आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो P1 गिवन T1 लेस देन 10 प्लस प्रोबेबिलिटी P2 गिवन T2 लेस देन 10। टोटल प्रोबेबिलिटी इन 2 केस में हो सकती थी, हमें इसके लिए चाहिए। तो सबसे पहले तो P2 को सिलेक्ट करवाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 विल बी 0.6 गिवन है यहाँ पे, इनटू P2 के थ्रू अगर टाइम को देखते थे। अब टाइम कहाँ पे था यहाँ पे, यूनिफॉर्म 1,21। ओके, तो इसका पीडीएफ क्या बनेगा 1/20। ओके, सो इंटीग्रेटिंग 1 to 10, दिस मस्ट बी लेस देन 10, 1/20 dt। ओके, एंड इन सिमिलर फॉर्म जब हम इसके ऊपर बात करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे है, प्रोबेबिलिटी P1 गिवन T1 लेस देन 10, ये तो न्यूमरेटर वाला ही आ जाएगा, प्लस P2 के ऊपर बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 कितनी थी 0.4, 0.4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो यूनिफॉर्म था लेकिन यहाँ पे नॉर्मल है। इसने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी t लेस देन 10, तो जब हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में काम करेंगे तो क्या बन जाएगा, t माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0, तो प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0। ओके, दिस इज 0.5। तो इनको जैसे ही हम सोल्व करते हैं इस पूरे मेथड से,
तो हमारे पास आएगा 0.5744। ठीक है, आई गेस मेथोडोलॉजी समझ में आई होगी, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी 1 और 2 के लिए गिवन थी। T1 का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन था, T2 का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन था, तो हमें T2 वाली बतानी थी। तो दिस वन डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, इनको सोल्व किया अलग अलग मेथड, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म था, यहाँ पे नॉर्मल था, तो अलग अलग फॉर्म में सोल्व होगा। इनको जैसे सोल्व करेंगे तो सोल्यूशन आएगा 0.57। ठीक है, तो आई गेस समझ में आया होगा, इसमें कुछ नहीं था, बस बेस थ्योरम लगानी थी। ओके, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 57। चलो 58 के ऊपर आते हैं। नंबर 58 को देखते हैं, तो इसको पढ़ते हैं पहले कि इसमें क्या ना क्या चाह रहे हैं, फिर क्या है। तो इसने बोला कि हमारे पास कोई रैंडम सैंपल है x1 x2 x3 सो ऑन x6। सो बेसिकली 6 ऑब्जर्वेशन हमारे पास, जिनकी वैल्यू है 1 0 0 1 0 1। ओके, फ्रॉम बाइनोमियल 1 कॉमन थीटा। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे, हमारे पास एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, और वी कैन से बर्नौली यहाँ पे। ठीक है, बाइनोमियल या फिर बर्नौली सेम बात है यहाँ पे, क्योंकि 1 है यहाँ पे n की वैल्यू, तो एक बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन था। तो बर्नौली में हमारे पास आउटपुट आ सकती थी 0 या फिर 1। अब इसने बोला कि वहां से मैंने एक रैंडम सैंपल उठाया 6 ऑब्जर्वेशन का, जिनकी वैल्यूज कुछ ये रही थी। ओके, देन हमें काम करना है यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ दिस थिंग। ओके, तो यहाँ पे हमें काम करना है UMVU के बारे में। ठीक है, तो मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर हम कैसे निकालते हैं, तो इसके हमारे पास बेसिकली दो मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथड था लेमन शेफे, एक था ब्लैकवेलाइजेशन। तो बेसिकली दोनों मिक्स टाइप है, सेम सेम बात कहते हैं, लेकिन हाँ जस्टिफाई मतलब एक पर्टिकुलर केस के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लेमन शेफे लगाएंगे कैसे। तो लेमन शेफे ने क्या कहा था, अगर हमें कोई एक ऐसा एस्टिमेटर मिलता है सच दैट वो कंप्लीट भी हो और सफिशिएंट भी हो। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, एक एस्टिमेटर जो कंप्लीट प्लस सफिशिएंट, और वी कैन से सफिशिएंट प्लस कंप्लीट, जो दोनों चीज हो, समहाउ वो उस फंक्शन के लिए, वो उस पैरामीटर के लिए यूएमवी हो सकता है। व्हेन एवर, देखो क्या करना है हमें, एक ऐसा एस्टिमेटर ढूंढना है जो सफिशिएंट भी हो, कंप्लीट भी हो, फिर उसकी एक्सपेक्टेशन जब हम निकालते हैं तो हम उस फंक्शन को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास राइट साइड में सोल्व होकर कुछ ऐसा बनेगा, एक पैरामीटर बनेगा, और वी कैन से गामा थीटा, जिसको एस्टिमेट करना है उसके ऊपर बात करते हैं। तो राइट साइड में कुछ ऐसा बनेगा गामा थीटा, उसके साथ कुछ कांस्टेंट टर्म होती है, उनको हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। तो उसके बाद जो फंक्शन जो टी था हमारे पास, जो कंप्लीट प्लस सफिशिएंट था, जैसे उनको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो एक और फंक्शन बन जाएगा, बेसिकली फंक्शन ऑफ टी। तो दैट विल बी मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट। ठीक है, अब इसके ऊपर कैसे करेंगे या फिर कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। तो लेमन शेफे ने क्या कहा था कि हमें सबसे पहले कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक ढूंढना होता है। ठीक है, उसके बाद उसके एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, उससे हम पता कर देते हैं कि हाँ ये मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा या नहीं होगा, या फिर क्या होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास कोई सैंपल था x1 ये x2 ये एंड सो ऑन सैंपल था। सो बेसिकली जैसे मैं इनका समेशन करता हूँ, अब सब बर्नौली से आ रहे थे, इसका समेशन करेंगे तो बाइनोमियल को फॉलो कर जाएगा 6 थीटा को। पैरामीटर यहाँ पे थीटा है, थीटा को हम एस्टिमेट करना है, इसके लिए मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालना है। ओके, तो जैसे हम टर्म्स को समेशन कर रहे हैं, इस सैंपल को समेशन करेंगे तो दैट विल बी फॉलोइंग बाइनोमियल 6 थीटा। अब बाइनोमियल के लिए, ठीक है, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे हमारे पास जो समेशन xi होता है, ठीक है, कोई सैंपल होता है या फिर वी कैन से जो xi होता है, दिस इज सफिशिएंट एंड कंप्लीट फॉर थीटा। ठीक है, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन xi विल बी 6 थीटा। ठीक है, 6 थीटा, दिस इज बेसिकली, इसको हम क्या नाम दूं, मैं इसको नाम दे देता हूँ y। ठीक है, अगर इसको नाम दे देते हैं y, सो बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ y विल बी 6 थीटा। ओके, दिस implies that expectation of summation xi that is y divided by 6 equal to theta। तो थीटा के लिए हमारे पास ये कंप्लीट और सफिशिएंट है, और वी कैन से ये अनबायस्ड है। ठीक है, सबसे पहले अनबायस्ड वाली कंडीशन को देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा है कि समेशन xi डिवाइडेड बाय 6, बेसिकली x बार, दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे एस्टिमेटर किसका करना है, हमारे पास फंक्शन जो गिवन है गामा थीटा, यहाँ पे तो नहीं है, ये रहा। तो गामा थीटा हमारे पास कुछ ऐसा था, थीटा इंटू 1 प्लस थीटा, सो बेसिकली थीटा प्लस थीटा स्क्वायर। अब थिंग इज, ये चीज था समेशन xi, ये कंप्लीट और सफिशिएंट तो है, और इसको हमने जब एक्सपेक्टेशन निकाला तो थीटा के लिए हमें पता चल गया कि इसका थीटा के लिए तो मिनिमम
मतलब MUV होगा, ठीक है, मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा ये चीज x बार। बट अब हमें किसके लिए निकालना है, थीटा प्लस थीटा स्क्वायर के लिए। तो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, आगे आते हैं। तो मैंने इसको नाम दे दिया है समेशन xi को मैंने t नाम दे दिया। तो t फॉलो करेगा बाइनोमियल n कोमा थीटा को, ठीक है। अब हमने अभी अभी देखा, ठीक है, n की वैल्यू बेसिकली 6 है यहाँ पे। तो हमने अभी देखा कि t डिवाइडेड बाय n था, वो अनबायस्ड था थीटा के लिए, ठीक है। सो इफ t by n is unbiased for theta, then somehow or we can say roughly we can say that t by n का स्क्वायर will be unbiased for theta square, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ये रफली है, मतलब ये अप्रोच होती है, इसके थ्रू हम सोल्व करते हैं, ठीक है। अब कोई बोले कि हाँ सर ये यहाँ पे तो था, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, हम रफली बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा होगा, इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे और एक फंक्शन बनाएंगे जो इसके लिए अनबायस्ड होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर काम करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ इसकी एक्सपेक्टेशन इसके इक्वल आनी चाहिए थीटा स्क्वायर के बारे में, ठीक है। तो हम वही अप्रोच करेंगे कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट बनेगा राइट हैंड साइड में, उस कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे और वहां पे जो फंक्शन नया फंक्शन बनेगा वो अनबायस्ड होगा थीटा स्क्वायर के लिए, ओके। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, 1/n स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर, ओके। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर इज बेसिकली, देखो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता था, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो उसका काम करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ टी प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब टी था हमारे पास बाइनोमियल n कोमा थीटा, सो 1/n स्क्वायर n थीटा 1 माइनस थीटा, वेरिएंस ऑफ टी विल बी npq प्लस n स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ओके। अब n स्क्वायर को अंदर लेके गए हम, तो इसको जैसे हम आगे सोल्व करते हैं तो कुछ ये टर्म आएगी। अब इस टर्म से देखो हम क्या पता कर पाए यहाँ पे, अब जैसे इसको सोल्व किया तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, अभी ऊपर हमने एक चीज देखी है, क्या देखी यहाँ पे, कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बाई एन इक्वल टू थीटा, और यहाँ पे क्या गया हमारे पास थीटा बाई एन, सो बेसिकली यहाँ पे एन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक बार और एन आ जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इक्वल टू थीटा। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी गिवन, सॉरी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस, ये चीज तो ये हो गई, प्लस थीटा स्क्वायर एन माइनस वन, ओके। अब एक्सपेक्टेड वाली टर्म को उधर लेके जाएंगे, सो बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बाई एन का स्क्वायर माइनस टी बाई एन स्क्वायर इक्वल टू थीटा स्क्वायर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन, ओके, जो मैंने आगे यहाँ पे लिखा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बाई एन का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बाई एन स्क्वायर इक्वल टू थीटा स्क्वायर एन माइनस वन बाई एन, ओके। फिर इसको एक्सपेक्टेशन को बाहर लेके गया, मतलब इन दोनों फंक्शन को कंबाइन कर दिया मैंने, तो जैसे कंबाइन किया तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इक्वल टू थीटा स्क्वायर एन माइनस वन बाई एन, ओके। फिर मैंने क्या बोला था, जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है उनको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो गया, n माइनस और n, ये n से तो n ये वाली टर्म कैंसिल होगी, इसको इस साइड में लेके आए तो कुछ टर्म ये बनी कि एक्सपेक्टेड ऑफ t इंटू टी माइनस वन डिवाइडेड बाई n इंटू एन माइनस वन इक्वल टू थीटा स्क्वायर। सो हमारे पास एक फंक्शन मिल गया कि जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ये थी, ये सफिशियंट और कंप्लीट है यहाँ पे। सो बेसिकली अगर हम इन दोनों टर्म्स को समेशन कर देते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बाई एन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस वन डिवाइडेड बाई एन इंटू एन माइनस वन इक्वल टू थीटा प्लस थीटा स्क्वायर, हमें ये चीज प्रूव करनी थी। सो एक्सपेक्टेशन को फिर से हमने कंबाइन किया यहाँ पे, तो टी बाई एन प्लस क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ओके ओके ओके, मैंने टी बाई एन को कॉमन निकाल लिया पहले यहाँ पे। सो बेसिकली जो फंक्शन बना इन दोनों को कंबाइन करते हुए, टी बाई एन प्लस टी बाई एन टी माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, तो ये फंक्शन बना, ये एम वी यू ई होगा थीटा थीटा प्लस वन के लिए, ठीक है। ऊपर से हम प्रूव करते आए अभी ये चीज, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या बन गया, टी बाई एन वन प्लस टी माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। अब टी क्या होगा, समेशन एक्स आई, वो था अपने पास 3, एन की वैल्यू थी 6, इस फंक्शन में हम पुट करेंगे, तो 3/6 इंटू 1 प्लस 2/5 दैट इक्वल टू 0.7, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेमन शेफे का यूज किया है, उससे हम बेसिक अप्रोच के ऊपर काम करते रहे हैं। हमें पता चला था कि अगर बाइनोमियल होता है तो देखो कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हमें याद रखना होता है, मतलब एग्जाम में तुम उसको फाइंड आउट कर सकते हो लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर तुम्हें जैसे ये वाली चीज समेशन एक्स आई सफिशिएंट और कंप्लीट होगा थीटा के लिए, ये चीज बाइनोमियल से आई, ये हमें याद रखनी है। फिर याद नहीं करोगे तो उसको सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम स्टेप पे आएंगे। तो कुछ चीजें याद रखनी है और कुछ ये अप्रोच रही थी यहाँ पे, मैं एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लेना, ओके। सो कुछ ऐसे अप्रोच रही थी, ठीक था।
ये बाइनोमियल को फॉलो कर दिया। टी बाई एन सम ऑफ थीटा को एस्टिमेट कर रहा था, तो टी बाई एन का स्क्वायर थीटा स्क्वायर को रफली एस्टिमेट करेगा। फिर इसके ऊपर हमने काम किया, तो बस सोल्व करते 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 हम राइट साइड में थीटा स्क्वायर ले आए, तो लेफ्ट साइड में एक फंक्शन बन गया। तो बेसिकली दिस फंक्शन विल बी एस्टिमेटिंग थीटा स्क्वायर। उसके बाद दोनों को कंबाइन किया, तो ये इसका एम वी हो जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर दी, तो सॉल्यूशन आ गया 0.7। ओके, तो मतलब स्टेप बाय स्टेप जाना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 में हमें क्या बोला? 59 में हमें बोल रहा है कि x1 कुछ ये था, x2 कुछ ये था। ओके, डेटा उन्हें रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 फ्रॉम पॉइजन। ठीक है, कोई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन था, वहां से हमने 2 ऑब्जर्वेशन उठा ली। ठीक है, कोई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन था, वहां से हमने 2 सैंपल उठा लिया, एक सैंपल उठा लिया 2 साइज का। ओके, उसके बाद इसने बोला साई कैप बी द यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर साई थीटा। ओके, तो इसने बोला कि हमारे पास साई थीटा एक फंक्शन है, जिसको इसने लिखा समेशन के गोइंग फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस थीटा थीटा रेज टू द पावर के डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल। ये अपने पास एक फंक्शन आ गया, और बेसिकली अगर इसको साई थीटा और वी कैन से गामा थीटा, ठीक है, थीटा एक पैरामीटर था, ये थीटा का एक फंक्शन है। इसने बोला कि साई कैप है जो उसका इस फंक्शन के लिए मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, इस फंक्शन के लिए मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर है साई कैप। तो हमें साई कैप के बारे में बताना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, या फिर इसको समझ के मतलब क्वेश्चन में क्या कह रखा है उसको थोड़ा देखा जाए तो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें जो पीछे वाले में अप्रोच लगाई वो तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब फंक्शन ही यहाँ पे अजीब सा है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो एक चीज अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर मेरे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन था जहाँ पे पैरामीटर थीटा होता है, तो उसके लिए अगर मैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखता हूँ तो वो होता है ई रेज टू द पावर माइनस थीटा थीटा रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। सो बेसिकली यहाँ पे जो फंक्शन बन रहा है साई थीटा, दिस इज द समेशन ऑफ सम प्रोबेबिलिटीज, ई रेज टू द पावर माइनस थीटा थीटा रेज टू द पावर के डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल। सो ये हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटीज का समेशन है। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम थोड़ा ऑब्जर्व कर पाए कि दिस इज summation of probabilities where x is going from 4 to infinity। ठीक है, तो बस अभी तो ये अप्रोच कर पाए। अब यहाँ पे हम कैसे सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन को देख के बस इतना समझ पाए थे, तो क्वेश्चन नंबर 59 के सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। ओके, सो हियर इज द सॉल्यूशन। ये तो क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, तो ऑब्जर्व किया मैंने कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन था, और जो साई थीटा था वो पीडीएफ है, मतलब बेसिकली समेशन ऑफ द पीडीएफ। ठीक है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं। तो वर्किंग कैसे लिखी मैंने कि साई थीटा को मैंने लिखा समेशन डमी वेरिएबल का यूज किया, के की जगह पे एक्स को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो एक्स गोइंग फ्रॉम 4 टू इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस थीटा थीटा रेज टू द पावर एक्स और एक्स फैक्टोरियल दैट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा और रिप्लेस किया या फिर सब्सटीट्यूट किया, कुछ भी कह सकते हैं, कि बेसिकली x1 कहाँ से आ रहा होगा, x। ठीक है, x कोई पॉपुलेशन थी, वहां से हमारे पास x1 आया था, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी की उसको हम लिख भी सकते हैं, प्रोबेबिलिटी x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो साई थीटा के बारे में हम एक चीज बता पाए कि साई थीटा इज कुछ नहीं है, इट इज सिंपली प्रोबेबिलिटी x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसके लिए हमें मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर फाइंड आउट करना है कि वो क्या होगा। ठीक है, तो आगे हम सोल्व करते हैं। सो अगर कोई हमारे पास जो साई कैप था, यहाँ पे इसने गिवन है कि साई कैप किसके लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर है, साई थीटा के लिए। तो सबसे पहली चीज तो इससे हम जो जो हमें सबसे पहली चीज जो हमें पता है वो क्या होती है कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू साई थीटा के इक्वल आएगी, अनबायस्ड होगा, क्योंकि मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो अनबायस्ड तो होगा सबसे पहली बात। उसके बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली साई की हमें वैल्यू कुछ नहीं पता, तो हमारे पास साई एक रैंडम वेरिएबल होगा जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ आ रही होगी इस फंक्शन के बराबर। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल साई समथिंग इज साई कैप इज बेसिकली रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल इक्वल टू साई थीटा। ठीक है, साई थीटा इज नथिंग प्रोबेबिलिटी समेशन। ठीक है, समेशन ऑफ सम प्रोबेबिलिटीज। सो अगर मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर वेरिएबल लिखता हूँ, हमें क्या करना है, इस प्रोबेबिलिटी के इक्वल लेके आना है। तो अगर हम एक इंडिकेटर वेरिएबल डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, वहां पे उस इंडिकेटर वेरिएबल की वैल्यू है 1, और जब x की वैल्यू लेस देन 4 होगी तो वहां पे इंडिकेटर वेरिएबल की वैल्यू है 0। अगर हम एक ऐसा रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, बेसिकली साई कैप को मैं एक डिफाइन कर रहा हूँ, एक रैंडम वेरिएबल जो एक इंडिकेटर वेरिएबल है,
तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, 0 इंटू प्रोबेबिलिटी x लेस देन 4 प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सो बेसिकली जब हम इंडिकेटर वेरिएबल कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि i इक्वल टू 1 0 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड 0 फिर कभी मतलब हर कभी जब भी x लेस देन 4 होगा, इन दैट केस हमने इसको 0 डिफाइन किया। तो अगर हम इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ i विल बी i इंटू प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस 0 दैट इज साई थीटा। सो हम एक चीज बता पाए कि हमारे पास एक अनबायस्ड एस्टिमेटर आ गया साई थीटा का। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा कि सबसे पहली प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई ये करवानी थी। अब हमें नहीं पता था कि ये साई कैप इसके बराबर होगा नहीं होगा क्या होगा, लेकिन एक चीज हमें पता चल गई कि हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल आ गया, इंडिकेटर वेरिएबल, सच दैट वो अनबायस्ड है। अब हम राव ब्लैक्विलाइजेशन का यूज करेंगे। वो क्या कहते थे, तो टू फाइंड MVUE वी हैव राव ब्लैक्विलाइजेशन। वो क्या कहते थे कि टी हम एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन और वी कैन से एक एस्टिमेटेड डिफाइन करते हैं टी सच दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u बाय s, ठीक है, u इज अनबायस्ड, s इज सफिशिएंट। सो बेसिकली t को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u बाय s दैट इज अनबायस्ड एंड सफिशिएंट। तो जो t यहाँ पे हमारे पास एक चीज डिफाइन होगी इन दिस फॉर्म, दिस विल बी यूनिफॉर्म मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, ये राव ब्लैक्विलाइजेशन ने कहा था। तो हमें देखो, अब यहाँ पे देखो अनबायस्ड तो हमें पता चल गया कि इंडिकेटर वेरिएबल यहाँ पे जो यहाँ पे डिफाइन किया वो अनबायस्ड तो है। अब यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है s की, दैट इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। ओके, तो सफिशिएंट हमारे पास, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है यहाँ पे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे गिवन है। तो पॉइजन के लिए सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होता है x बार। ठीक है, देखो कुछ चीजें इन्फ्लुएंस में याद रखनी है, उनमें ये चीजें भी है। तो जो x बार होता है वो सफिशिएंट होता है थीटा के लिए। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट समेशन xi इज आल्सो सफिशिएंट फॉर थीटा। अगर हमें समेशन xi पता है तो वो भी सफिशिएंट होगा। सो x1 प्लस x2 इज सफिशिएंट। सो हमारे पास यहाँ पे था x1 और x2 गिवन है ना, ये रहे x1 और x2 गिवन है कि x1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 4। सो बेसिकली फ्रॉम द नोन फैक्ट वी सेड दैट कि sufficient statistic will be x1 plus x2, so t will be expected value of I given s। ठीक है, I is unbiased, s is sufficient। तो इसका मतलब देखो I की वैल्यू क्या हो सकती थी, 0 या फिर 1। तो 0 वाले फैक्टर तो 0 रहेगा। तो जब इसकी वैल्यू 1 थी तो 1 डॉट प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 गिवन s, s इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। ओके, गिवन डेटा में हमें s दैट इज x1 प्लस x2 इक्वल टू 5 है। अभी हमने देखा कि एक की वैल्यू 1 थी, एक की 4 थी। सो प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 गिवन x1 प्लस x2 इक्वल टू 5। और हमने वहां पे लिखा था कि x को हम रिप्लेस कर सकते हैं x1 से। सो दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 गिवन x1 प्लस x2 इक्वल टू 5। उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैंने ब्रेक किया। सो दैट विल बी probability x1 greater than equal to 4 intersection x2 plus x1 plus x2 equal to 5 given probability y equal to 5। बेसिकली x1 प्लस x2 को मैंने y बोल दिया। अब x1 क्या था, पॉइजन, x2 भी पॉइजन, तो y क्या हो गया, दो पॉइजन का समेशन, दैट विल बी y फॉलोइंग पॉइजन टू थीटा। ठीक है, y का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता चल गया, थीटा हमें मतलब अननोन पैरामीटर है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं करता अभी। लेकिन हाँ, इस प्रोबेबिलिटी के बारे में हम कुछ ऐसे लिखा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को बेसिकली मैंने ब्रेक किया है और वी कैन से फॉर्मूला यूज किया। अब हमें क्या करना है, नीचे वाला तो पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी y पॉइजन को फॉलो कर रहा है और प्रोबेबिलिटी बतानी कि y इक्वल टू 5, तो नीचे वाला तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइजन का डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं न्यूमरेटर के ऊपर। तो न्यूमरेटर को लिखने के लिए मैंने बेसिक सा ग्राफ बनाया यहाँ पे। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे x1 को डिनोट किया और y के ऊपर x2 को डिनोट किया। तो जैसे इसको डिनोट करते हैं, अब इसने बोला यहाँ पे x1 प्लस x2 इक्वल टू 5। तो जो ये वाली लाइन है यहाँ पे, जो मैंने 5 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट डिनोट कर रखे हैं, ये वाली लाइन होगी x1 प्लस x2 इक्वल टू 5। अब इसने बोला कि x1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो रिक्वायर्ड रीजन कौन सा आ गया, जो यहाँ पे छोटा ट्रायंगल बन रहा होगा ये वाला। ठीक है, कि जो x1 होगा ये 4 या 4 से बड़ा होगा तो राइट साइड में, तो ये लाइन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। सो बेसिकली इस लाइन को सेटिस्फाई करते हुए यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे, एक होगा 4,1, एक होगा 5,0, जो राइट साइड में भी होंगे और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे। कॉमन का मतलब वही होता है। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी x1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x1 इक्वल टू 5,
कोमा x2 इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। अब दोनों इंडिपेंडेंट है तो दोनों की मार्जिनल भी लिख सकते हैं। तो e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, बेसिकली थीटा होना चाहिए, मैंने लैम्डा लिख दिया। तो e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर 1 और 1 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल डॉट e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, y जो था वो किसको फॉलो कर रहा था, y was following Poisson 2 theta। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने y was following Poisson 2 theta, so it will be e raised to the power minus 2 theta, 2 theta raised to the power 5 और 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो we will be getting 0.1875। ठीक है, देखो यहाँ पे जो लैम्डा वाली टर्म्स थी वो कैंसिल हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सोल्व हुआ। इसमें हमने राव ब्लैकवेलाइजेशन का यूज किया है, थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन का काम है। ठीक है, ये पॉइसन को फॉलो कर रहा था। प्रोबेबिलिटीज को हमने यहाँ पे दिख लिया और उसके बाद हमने क्या लिखा, एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल जो अनबायस्ड था। उस अनबायस्ड के बाद हमने एक सफिशिएंट डिफाइन किया और सफिशिएंट और अनबायस्ड का यूज करते हुए हमने एक रैंडम वेरिएबल एक एस्टिमेटेड डिफाइन किया टी, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म अनबायस्ड डिवाइड गिवन सफिशिएंट, जो मैंने यहाँ पे लिखा, जो ब्लैकवेलाइजेशन की थ्योरम भी होती है कि t will be expected value of u given s that is unbiased given sufficient। ये हमारे पास यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है। तो इसका हमने कुछ ऐसे यहाँ पे यूज किया। तो कुछ ये सोल्व हो गया। ओके, सो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 59 तक। आई होप सभी को समझ में आए होंगे, हेल्पफुल रहे होंगे। थैंक यू।